हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम रिवाइज करेंगे ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। इस रिवीजन सेशन में मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द क्वेश्चंस जो भी आपके लिए रेलिवेंट है फॉर सीए फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू एकदम डिटेल में रिवाइज कराने वाला हूं। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर वीडियो पे आप अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दें, वीडियो को लाइक करके। अभी अगर चैनल पे नए नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। अब सर, ये जो हम कॉन्सेप्ट नोट्स रेफर करेंगे ये आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम अवर टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का मतलब क्या होता है? देखो, ऑडिट एविडेंस क्या है? वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है जो कौन यूज कर रहा है? सर, ऑडिटर यूज कर रहा है, विच इज यूज बाय द ऑडिटर टू अराइव एट द कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी कि अगर एंटिटी ने कोई परचेजेस दिखा रखी है तो इनवॉइस देख के आप बता सकते हो कि या तो वो परचेजेस सही है या गलत। तो यू कैन ड्रॉ द कंक्लूजन एंड अल्टीमेटली ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन यू कैन फ्रेम योर ओपिनियन। तो पॉइंट याद रखना, ये वो इंफॉर्मेशन है जिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो एंड उसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन फॉर्म करके चलते हो। ठीक है सर। अब सर, ये इंफॉर्मेशन देता कौन है? ऑडिटर को ये इंफॉर्मेशन देती है एंटिटी। ठीक है, एंटिटी प्रोवाइड्स दिस इंफॉर्मेशन। हम इसको प्यार से आईपी भी बोलते हैं। जितने बच्चों ने बिग फोर से आर्टिकलशिप करी या मीडियम साइज फर्म से आर्टिकलशिप करी, आप लोगों को एक प्रोसीजर सिखाया जाता है आईपी टेस्टिंग। आईपी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एंटिटी, उसकी आप टेस्टिंग करते हो कि क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, क्या ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है। तो इस तरह की आपको आईपी टेस्टिंग करनी होती है। तो हमको यहाँ पे सेम वही चीज है, आपको आईपी का कार चेक करना है। कार का मतलब है कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, की वेदर द इंफॉर्मेशन इज प्रॉपर और नॉट। क्या ये बेसिक बात समझ में आई? आ गई सर। अब सर, हमारे यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है बांडिया। बांडिया क्या बोलता है? मुझे सब आता है, मैं सब चीजों का एक्सपर्ट हूं। तो ऐसे 500 में भी हमारे पास एक एक्सपर्ट है जिसका नाम है मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, अब सर, ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज कौन सी फील्ड में है? इट इज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। देखो, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग तो यार हमको आती है, फाइनेंस वाले जो होते हैं, अकाउंट्स वाले होते हैं, उनको आती है। बट अकाउंटिंग ऑडिटिंग के अलावा कोई अगर फील्ड में एक्सपर्टीज है जिसका काम मैनेजमेंट ने यूज किया है इन पीपीएफएस। पीपीएफएस का मतलब है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं सिंपलिस्टिक टर्म में बोलूं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो बंदा है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए यूज किया। बस वो काम एक ऐसी फील्ड से रिलेट करता है विच इज अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल, आपने इंड एएस 16 में या एएस 10 में आकाश सर से पढ़ा होगा, एक के भाई साहब, कि सर जो आपका पीपी होता है दो मॉडल पे चलता है, या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। अब मान लो कंपनी जो है वो रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर रही है, तो उसको क्या पीपी की फेयर वैल्यूएशन करानी पड़ेगी? हाँ। अब ये जो फेयर वैल्यूएशन है या तो मैनेजमेंट कर सकती है या रजिस्टर्ड वैल्यूअर कर सकता है। तो अगर मैनेजमेंट खुद ना करके ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराती है तो क्या मैं बोल दूं वैल्यूएशन इज अ एक्सपर्टीज अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग? यस सर। तो अगर मैनेजमेंट इसका काम यूज करती है, दिस इज अ वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बहुत बढ़िया। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेता हूं, चलो। एएस 15 इंड एएस 19, ये इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बात करते हैं। ठीक है सर, इसके अंदर भी आप एक वैल्यू कैलकुलेट करते हो, पीवीडीबीओ। पीवीडीबीओ का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, यानी जो ग्रेच्युटी मैं इंप्लॉय को पे करूंगा 5 साल बाद या उसके रिटायरमेंट पे या उसकी डेथ पे, आज की डेट में मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है कि आज की डेट में उसकी लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, जो चीज इंप्लॉय के रिटायरमेंट पे होगी या डेथ पे होगी, आज की डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना, क्या ये हमारे बस की बात है? नहीं सर। ये काम कौन करता है? मैंने कहा ये काम करता है एक्चुअरी। दिस वर्क इज डन बाय एक्चुअरी। तो क्या एक्चुअरी भी एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट है? आंसर इज यस, क्योंकि जो वैल्यू एक्चुअरी निकाल के देता है वही वैल्यू कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट बन जाती है। सो यू कैन से एक्चुअरी इज ऑल्सो अयो एक्चुअरी इज ऑल्सो अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है पूरा का पूरा? हाँ सर। अब आ जाओ मेरे साथ। अब सर, एक बात बताना, जब मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज कर रही है, तो क्या ऑडिटर भी उसको एज अ ऑडिट एविडेंस यूज कर सकता है? कर सकता है। ऑडिटर कैन ऑल्सो यूज इट एज अ ऑडिट एविडेंस, बट उसको कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के वर्क पे, यू कैन से कॉन्फिडेंस पाने के लिए, एक अश्योरेंस लेने के लिए कि उसका वर्क अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ये कहता है क्या ऑडिट प्रोसीजर्स हम करेंगे व्हेन वी आर यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज अ ऑडिट एविडेंस। तो हमको यहाँ पे ये 3 प्रोसीजर्स करके चलने हैं, और अगर आपने 3 प्रोसीजर्स कर लिए, मान लो ऐसे 500 का आपने एक बढ़िया वाला क्वेश्चन कवर कर लिया, ठीक है, पानी के 2-2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। सबसे पहले सर हम क्या करेंगे? मैंने कहा उसके काम को चेक करने से पहले, उसके काम को समझने से पहले हमें एक्सपर्ट को समझना पड़ेगा।
सो वी विल टेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीसीओ ऑफ द एक्सपर्ट। सीसीओ का क्या मतलब है सर? कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। बोलो मेरे साथ, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अब सर एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा एक बंदा कॉम्पिटेंट और कैपेबल है, उसको काम आता है? तो हो सकता है आपका उसके साथ कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस हो, सो आप कंसिडर करोगे पर्सनल एक्सपीरियंस विद द एक्सपर्ट वर्क। हमारा सर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैंने कहा पूछ लो। पूछ लो यानी यू कैन हैव द डिस्कशन विद द एक्सपर्ट, उससे पूछो तू अच्छा काम करता है, या बाकियों से पूछो हु आर फेमिलियर विद द एक्सपर्ट वर्क कि ये बंदा कैसा काम करता है, आप हमको बताओ, ठीक है सर। और सर कैसे पता चलेगा सामने वाला बंदा एक्सपर्ट है? मैंने कहा जनरली ऐसा देखा गया है, जो लोग थोड़े क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, उनको एक्सपर्ट मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप सीए बन जाते हो, वाह सर हम सीए बन गए। आप रास्ते में चल रहे हो, आप में क्या फर्क आ जाएगा? आप दिखते आज भी वैसे ही हो, आगे भी सिमिलर ही दिखोगे, शक्ल में तो चेंज नहीं आता सर एक्सपर्ट सीए बनने के बाद। फर्क क्या पड़ता है सर? फर्क पड़ता है नाम के आगे सीए लग जाता है, कहीं ना कहीं वो क्वालिफिकेशन आ जाती है, तो लोग हमको ज्यादा इज्जत देना शुरू कर देते हैं, लोग हमको ज्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपके अंदर क्वालिफिकेशन होती है ना, आपके पास क्वालिफिकेशन होती है, तो आपको एक्सपर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। और बताओ सर, कहीं ना कहीं जो समझदार लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, ठीक है, वो बुक्स भी पब्लिश करते हैं शिवम सर। तो मैंने कहा पब्लिश द बुक्स और पेपर्स बाय द एक्सपर्ट। तो ये दो चीजें हैं, से भी पता चल सकता है सामने वाला बंदा क्वालिफाइड है। तो ये 4-5 पॉइंट्स आपने कवर करने हैं। सबसे पहले पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं तो पूछ लो, डिस्कशन विद द एक्सपर्ट, डिस्कशन विद अदर्स हु आर फेमिलियर विद द एक्सपर्ट वर्क। लास्ट के 2 पॉइंट कहते हैं क्वालिफाइड लोग जनरली कौन होते, मतलब किसको आप एक्सपर्ट कह सकते हो? जिसके पास कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी होगी। मैंने कहा कॉम्पिटेंट और कैपेबल लोग क्वालिफाइड होते हैं, और साथ ही साथ क्या पब्लिश करते हैं? बुक्स और पेपर। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपने ध्यान रखने हैं सीसीओ के लिए, ठीक है सर। जब हमने एक्सपर्ट को समझ लिया, अब आ जाओ उसके काम को समझते हैं। लेट्स टेक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क। अब सर एक्सपर्ट अपना जो भी काम करता है वो करता कैसे है? भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एक एक्चुअरी हो, ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रेच्युटी निकालनी है, तो आप सबसे पहले इंप्लॉइज का डेटा लोगे, ठीक है, उस डेटा के ऊपर कुछ अजम्पशंस लगाओगे। अजम्पशन किसकी? कि रिटायरमेंट एज क्या है, ठीक है, डेथ रेट क्या है, क्योंकि इंप्लॉय जब डेथ होगी तभी तो ग्रेच्युटी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जो आप पे करोगे वो तो आफ्टर सो मेनी ईयर्स पे करोगे, आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंट रेट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले उसका डेटा समझना है, और डेटा के साथ साथ आपने उसकी समझनी है अजम्पशंस एंड मेथड्स, कि क्या जो वो अजम्पशंस एंड मेथड्स यूज कर रहा है, whether they are generally accepted, whether they are generally accepted and appropriate for financial reporting purpose। appropriate for financial reporting purpose यानी जो भी इन्होंने मेथड यहां पे यूज किया, क्या वो इंड एस 19 के हिसाब से है? आपको पता है इंड एस 19 में एक मेथड लिखा हुआ है पीयूसी मेथड, प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड, इस तरह की ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने के लिए। तो जो भी मेथड है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो पहले क्या समझा? एक्सपर्ट का सीसीओ समझा, फिर उसके काम की अंडरस्टैंडिंग ली, एंड लास्ट में हम देखेंगे क्या उसका काम अप्रोप्रिएट है टू बी यूज्ड एज अ ऑडिट एविडेंस। अब सर कैसे पता चलेगा अप्रोप्रिएट एज अ ऑडिट एविडेंस? आपने उसके काम को 3 स्टेजेस में इवेल्युएट करना है। एक तरफ से आलू डाला, एक तरफ से सोना निकला, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से सोर्स डेटा डालेंगे, उस पर तड़का लगाएंगे अजम्पशंस एंड मेथड्स का, और निकलेंगी फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोर्स डेटा का कार चेक करना है। पहले भी मैंने पॉइंट बताया था, कार का मतलब है कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रेलिवेंस। यहाँ पे रिलायबिलिटी नहीं बोल रहा, रेलिवेंस। रेलिवेंस का मतलब है फॉर एग्जांपल जो ग्रेच्युटी होती है, क्या वो सारे वर्कर्स को पे होती है या परमानेंट वर्कर्स को? सर परमानेंट वर्कर्स को। तो जितने भी टेम्पररी वर्कर्स हैं, इंटर्न्स हैं, उनको हम ग्रेच्युटी के डेटा में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रेलिवेंस, कार ऑफ द डेटा। उस डेटा पे हमने क्या लगाई? अजम्पशंस एंड मेथड्स। तो जितनी भी अजम्पशंस एंड मेथड्स है वो रेलिवेंट होनी चाहिए, रीजनेबल। क्या मैं जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इसकी अगर मैं एज मानूं कि जनरली लोग कितना जीते हैं, क्या मैं इसको 95 ईयर्स मान सकता हूं? नो सर, इट विल बी अनरीजनेबल। जो मैं डिस्काउंटिंग रेट ले रहा हूं, क्या वो मैं 20% ले सकता हूं? नो सर, इट विल बी अनरीजनेबल। तो जो भी आप अजम्पशंस ले रहे हो, जो भी आप मेथड्स लगा रहे हो, दे शुड बी रेलिवेंट एंड रीजनेबल। एंड लास्ट में जो भी फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन निकलती है वो भी रेलिवेंट और रीजनेबल होनी चाहिए। यानी ये दोनों ही चीजें क्या होनी चाहिए? आरआर। आरआर का क्या मतलब है? रेलिवेंट और रीजनेबल, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हो एक बार आ जाओ, मैं इसको बुक से वापस आपको रिवाइज करा देता हूं, रिवीजन के अंदर रिवीजन, ठीक है, मजा आ जाएगा। ऑडिट एविडेंस प्रिपेयर्ड यूजिंग द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। सबसे पहले हम सर एक्सपर्ट के काम को समझेंगे, यानी सीसीओ ऑफ द एक्सपर्ट। एंटिटी के बड़े लोग क्या होते हैं? सीईओ, सीएफओ। वैसे ये है सीसीओ, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब सर कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी कैसे पता चलती है? या तो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है, या फिर आप डिस्कशंस कर लो
एक्सपर्ट के साथ, बाकियों के साथ हु आर फेमिलियर विद द एक्सपर्ट वर्क। उसके अलावा सर हमें कैसे पता चल सकता है बंदा कॉम्पिटेंट केपेबल है, वो क्वालिफाइड है, या फिर उसने बुक्स और पेपर्स पब्लिश कर रखे हैं। एक्सपर्ट को समझने के बाद हम उसके काम को समझेंगे। इसमें भी मेन फोकस रहेगा अजम्पशंस और मेथड्स पे, क्या वो जनरली एक्सेप्टेड है विद इन द फील्ड एंड दे आर अप्रोप्रिएट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है सर। एंड लास्ट में आता है appropriateness of the work for the to be used as audit evidence। क्या उसका काम appropriate है to be used as audit evidence? तो 3 स्टेजेस में चलना। सबसे पहले सर हम क्या चेक करेंगे? डेटा का कार, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रेलिवेंस। बोलो मेरे साथ, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रेलिवेंस। डेटा पे किसका तड़का लगाएंगे? अजम्पशंस और मेथड्स का। R&R, रेलिवेंस और रीजनेबलनेस। क्या निकली? फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। अगेन इसका देखेंगे आरआर, रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस। क्या पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। इसकी एक छोटी सी समरी भी मैंने दे रखी है। एक्सपर्ट का चेक करेंगे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, फिर देखेंगे क्या काम अप्रोप्रिएट है एज ऑडिट एविडेंस, सोर्स डेटा का कार, अजम्पशंस और फाइंडिंग्स का आरआर। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। चाहो तो 2 मिनट ले लो, वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स रिवाइज करके फिर मेरे साथ आगे बढ़ना। अब सर आपने कहा था हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी चेक करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी में भी कई बार ये सवाल पूछ लेते हैं। लास्ट इन्होंने पूछा था एमटीपी नवंबर 24 में। तो ऑब्जेक्टिविटी की ओर अब हम अगला चलेंगे। क्या ऑब्जेक्टिविटी पे जाने से पहले एक बढ़िया सा क्वेश्चन करना चाहोगे? हाँ सर, करना चाहेंगे। तो अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बार इन्होंने पूछ रखा है जनवरी 21 मेन एग्जाम्स में, मई 18 मेन एग्जाम्स में, स्टडी मटेरियल में। जो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है दैट इज द क्लासिक क्वेश्चन, ये मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है सर। कहते हैं ऑडिटर ऑफ क्रॉक्स लिमिटेड हैज एक्सेप्टेड द ग्रेच्युटी लायबिलिटी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन अ सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय अ क्वालिफाइड एक्चुअरी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? ऑडिटर ने कहीं ना कहीं एक्चुअरी का जो सर्टिफिकेट था ग्रेच्युटी को लेके उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक्चुअरी क्या है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। ठीक है सर। However, the auditor noticed that the retirement age adopted was 65 years against the existing retirement age of 60 years. कंपनी एक प्रपोजल कंसिडर करी कि शायद ये रिटायरमेंट एज को 65 पे ले जाए। तो भैया सिंपल सी बात समझना, इधर देखो, हमारे पास जो भी केस है उसमें मैनेजमेंट एक्सपर्ट कौन है? एक्चुअरी है। ठीक है सर। इसने क्या किया? जो ग्रेच्युटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी लाइबिलिटी की, उसको निकालते वक्त जो अजम्पशन ली ना, वो अजम्पशन क्या ले ली कि रिटायरमेंट एज को 65 ले लिया, जबकि क्या लेना था? 60 लेना चाहिए था। ठीक है सर। तो ऐसे केस में अब आप एज अ ऑडिटर इसके काम को कैसे इवेल्युएट करोगे? तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको प्रोसीजर सिखाया ना, सबसे पहले एक्चुअरी का सीसीओ समझो, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, फिर उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लो, फिर देखो क्या उसका काम अप्रोप्रिएट एज ऑडिट एविडेंस। ये 3 चीजें आपने कंसिडर करनी है। ठीक है सर। फिर उसके बाद कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी कैसे चेक करते हैं? वो जो पॉइंट्स आपको बताए थे वही के वही आएंगे। फिर अंडरस्टैंडिंग कैसे लेते हैं? अजम्पशन एंड मेथड से। एंड अप्रोप्रिएटनेस के लिए वो जो 3 स्टेजेस बताए थे ना, सोर्स डेटा, अजम्पशन, मेथड, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, वो तीनों स्टेजेस आ जाएंगे। फिर कुछ नहीं करना, आपने फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने और लास्ट में बस कंक्लूड करना है कि जो अजम्पशन मेथड थे ना, दैट वाज द प्रॉब्लम। तो assumptions and methods are not appropriate, and क्योंकि वो appropriate नहीं है, so auditor can decide to qualify the report। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अब सर आते हैं हम किसके ऊपर? ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। लेट्स फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिविटी। पानी के 2 घूंट लगाओ एंड गेट रेडी। देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना। जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, ठीक है, उसका एक कंपनी में क्या रोल हो सकता है? सर या तो वो कंपनी का एम्प्लॉय होगा या एक्सटर्नल कोई कंसल्टेंट होगा। अगर एम्प्लॉय है तो मैनेजमेंट उसको डरा सकती है, धमका सकती है। ठीक है, कहीं ना कहीं डराने धमकाने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो बेचारे की ऑब्जेक्टिविटी कम होगी। अगर बाहर का कोई कंसल्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, डराने धमकाने के जो चांसेस है कम होंगे, तो ऑब्जेक्टिविटी थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है। बट कहीं ना कहीं दोनों ही केसेस में देयर इज अ इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब डराना धमकाना। ठीक है, तो अगर इंटिमिडेशन थ्रेट है तो क्या ऑब्जेक्टिविटी रहेगी? मैंने कहा कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगी। अब इस केस में सर इवेल्युएट कैसे करनी है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट? ध्यान से समझना, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड, पूरा फ्लो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। सबसे पहले आपको भूमिका बनानी है कि देयर कैन बी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस विच कैन क्रिएट अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिविटी पे डिफरेंट थ्रेट्स क्रिएट हो सकते हैं। अब सर सारे थ्रेट्स के नाम हमको याद है क्योंकि हमने प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ रखा है। थ्रेट्स का मतलब है साफी, साफी का मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट।
वेरी गुड। जहां थ्रेट है वहां है सेफगार्ड। तो आप बोलोगे देयर कैन बी सेफगार्ड्स विच कैन हेल्प टू रिड्यूस द थ्रेट्स विच आर क्रिएटेड बाय, कौन क्रिएटेड बाय? सेफगार्ड। तो आप अपने सेफगार्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो? या तो इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। सारे बच्चे करो मेरे साथ, या तो इंटरनल स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तुम्हारे अंदर ना अदाएं नहीं है, मैं ये देख रहा हूं बैठे बैठे रोबोट हो गए हो, ढंग से करो। इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल एक्सटर्नल, हाँ अच्छे से करो तभी तो मजा आएगा। अब सर एक्सटर्नल और इंटरनल क्या है? ये वही एक्सटर्नल इंटरनल है जो हम बार बार एसक्यूसी 1 में पढ़ते हैं। एसक्यूसी 1 में मैं क्या कहता हूं, हमें कौन सी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है? अंदर वाली, बाहर वाली। अंदर वाली का मतलब है, सॉरी बाहर वाली का मतलब है PRL रिक्वायरमेंट। PRL मतलब प्रोफेशनल, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। वही सेम टू सेम बात दे रखी है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल, रेगुलेशन और लेजिस्लेशन। इंटरनल का क्या मतलब है? उन रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने के लिए जो मैं अपनी फॉर्म में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बताता हूं, वो इंटरनल रिक्वायरमेंट। यानी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, इंटरनल वर्क एनवायरनमेंट, एग्जांपल क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो अभी तक हमने क्या बात करी सर? सबसे पहले हम बोलेंगे थ्रेट्स की बात, फिर हम बात करेंगे सेफगार्ड की। एंड सेफगार्ड कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वेरी गुड। फिर आप बोलोगे जो सेफगार्ड हैं वो एलिमिनेट नहीं हो सकते। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? थ्रेट्स जो हैं वो एलिमिनेट नहीं हो सकते। सेफगार्ड्स कांट एलिमिनेट द थ्रेट। एग्जाम्पल, अगर आपकी जिंदगी में इंटिमिडेशन थ्रेट है, इट मे बी लेसर इफ द एक्सपर्ट इज इंगेज्ड देन द एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी। जो मैंने आपको यहां पे बताया था कि अगर आप एंटिटी के एम्प्लॉय हो तो आपको ज्यादा डराया जा सकता है, ज्यादा धमकाया जा सकता है। बट अगर आप बाहर के कंसल्टेंट हो तो डराना धमकाना विल बी लेसर। सो इंटिमिडेशन थ्रेट फॉर अ कंसल्टेंट विल बी लेसर देन अ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यही सेम टू सेम बात यहां पे इन्होंने लिख रखी है। तो पहले बात करेंगे थ्रेट्स की, फिर सेफगार्ड की। सेफगार्ड कैन बी इंटरनल, एक्सटर्नल एंड safeguards can't eliminate the threat. Example, intimidation threat for an expert engaged will be lesser than the expert employed by the entity. ठीक है, बस आखिरी में कंक्लूड कर दिया, थ्रेट्स विल ऑलवेज बी प्रेजेंट। जो इंप्लॉयज होते हैं उनमें तो थ्रेट्स हमेशा याद रहेंगे। ये तो सर हमारा हो गया ज्ञान थ्रेट्स का और सेफगार्ड का। सवाल आता है ऑडिटर को करना क्या है? अभी तक तो हमने बात ही नहीं करी ऑडिटर को करना क्या है। सर ऑडिटर करेगा डिस्कस। क्या डिस्कस करेगा? थ्रेट्स और सेफगार्ड, बस यही काम है आपका। तो सिंपल सी बात है लिखना, डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप विच क्रिएट थ्रेट्स एंड द सेफगार्ड। अब सर ये जो इंटरेस्ट और रिलेशनशिप्स है ना, रिलेशनशिप सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आती हैं इधर उधर की बातें। इंटरेस्ट और रिलेशनशिप के एग्जांपल दे देना। इंटरेस्ट यानी पैसे का चक्कर है बाबू भैया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। रिलेशनशिप में आप बता सकते हो कोई बिजनेस रिलेशन है या प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज। क्या आंसर की फ्रेमिंग क्लियर है? अरे यस और नो? यस सर। तो एक बार आ जाओ, वापस बता देता हूं। सर्कमस्टेंसेस कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। थ्रेट्स के एग्जांपल साफी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी, इंटिमिडेशन। फिर उसके बाद आप बोलो थ्रेट्स हैं, कोई बात नहीं, सेफ गार्ड भी हैं। सेफ गार्ड्स कैन हेल्प टू रिड्यूस द थ्रेट। दो टाइप ऑफ सेफ गार्ड, इंटरनल, एक्सटर्नल। उसके बाद आप बोलो एक थ्रेट है जो कभी भी नहीं मर सकता, उसका नाम है इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एक इंगेज्ड एक्सपर्ट में, एक्सटर्नल एक्सपर्ट में कम होता है एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो एम्प्लॉयज में थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी हमेशा रहेगा। अब हमें क्या करना है एज ऑडिटर? डिस्कस। बोलो डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप विच क्रिएट थ्रेट्स एंड देयर सेफगार्ड। अब इंटरेस्ट और रिलेशनशिप के एग्जांपल बता देना, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बिजनेस रिलेशन एंड प्रोविजन ऑफ अदर सर्विस। क्या इंटरलिंकिंग ऑफ द पॉइंट्स क्लियर है? अरे यस और नो? यस सर। तो यहां आपका एक बढ़िया वाला क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया। सर कौन सा क्वेश्चन कवर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में भी है, एमटीपी नवंबर 24 में भी है, उससे पहले आरटीपी नवंबर 23 में भी आया था। मैं कहता हूं पूरा क्वेश्चन इग्नोर करो, सिर्फ लास्ट लाइन भी पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। काइंडली गाइड द ऑडिट पार्टनर एंड मिस्टर श्रेयांश विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इवेल्युएटिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो थ्योरी मैंने आपको सिखाई है ना वही की वही थ्योरी आपको यहां पे मिलेगी। फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखने और आखिरी में बस इतना बोलना है, ऑडिट टीम शुड इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, ऑडिट पार्टनर इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में ऑडिट पार्टनर बस ऐसा बोल रहा था कि हमको चेक करनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, तो वो बिल्कुल सही है। क्लियर है? क्या स्मार्ट तरीका समझ आ रहा है कैसे डील किया जाता है ऑडिट के साथ, थ्योरी के साथ? यस सर। अब सर मेरे हिसाब से बस अब ये स्टैंडर्ड अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। मोस्टली हमने सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली। लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और आ जाता है, क्या?
इनकंसिस्टेंसी या डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। कभी भी किसी एविडेंस पे अगर आपको शक होता है कि इसमें गड़बड़ है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आप अपने हाथ प्राण सब वहीं त्याग दोगे या फिर मेहनत करोगे और टेस्टिंग करोगे? सर हम और टेस्टिंग करेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है, वी विल मॉडिफाई और परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। हम वहां पे गिव अप नहीं करेंगे, हम एडिशनल टेस्टिंग करेंगे और प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करेंगे। तो इसके साथ हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट होता है। जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चांसेस बहुत कम है क्योंकि ना तो उसका स्टडी मटेरियल में कोई मेंशन है और जनरली ऐसे इस तरह की चीज़ें भी पूछ भी नहीं रहा रिसेंट ट्रेंड में, बट स्टिल इफ यू वांट टू कवर फॉर अ सेफर साइड आप कर सकते हो। ऑडिट प्रोनाउंसमेंट का टॉपिक है। ये क्या कहता है? सर आपने हमको ऑडिट प्रोसीजर सिखाए थे ये वाले कि एक्सपर्ट का सीसीओ चेक करो, उसके काम की अंडरस्टैंडिंग लो, चेक करो उसका काम अप्रोप्रिएट है एज ऑडिट एविडेंस। ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हुए हमें क्या क्या मैटर्स कंसीडर करने हैं? व्हाट आर द मैटर्स टू बी कंसीडर टू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर? उसके ऊपर हो सकता है इसे आप पे 5 नंबर का क्वेश्चन शायद पूछ ले, चांसेस आर वेरी लेस। सो जस्ट फॉर यू कैन से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको 5 पॉइंट्स इंटरलिंक करके समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले सर, अगर मैटर कॉम्प्लेक्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? पहले समझ लो। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है, ज्यादा टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस अवेलेबल है, मान लो आप ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज कर सकते हो ऐसे 620 के हिसाब से, तो फिर कम टेस्टिंग से भी काम चल जाएगा। फिर उसके बाद नेचर ऑफ प्रोसीजर के लिए आपको यह भी समझना पड़ेगा कि जो एक्सपर्ट है वो एंटिटी का एम्प्लॉय है या एक्सटर्नल कंसल्टेंट है। तो उसके लिए आप देखोगे नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क, वेदर द एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड या ही इज अ पार्टी हु इज एंगेज टू प्रोवाइड द सर्विसेज, ही इज एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट। तो अगर एम्प्लॉय होगा तो ऑब्जेक्टिविटी कम होगी, अगर बाहर का बंदा होगा तो ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होगी। अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोसीजर्स करेंगे। एंड लास्ट में, अगर सर ये एम्प्लॉय है या बाहर की पार्टी है, इससे ये भी समझ में आएगा कि मैनेजमेंट इस पे कितना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकती है। हाउ मच कंट्रोल कैन मैनेजमेंट एक्सरसाइज ओवर दिस एक्सपर्ट। तो ये आपके मोटा मोटी 6 पॉइंट हो जाते हैं। समझ में आ गए? हाँ सर। अब इनको लिंक कैसे करना है? बड़ा सिंपल है। अगेन जस्ट फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन क्या है? मैटर्स टू बी कंसिडर टू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर व्हेन यू आर यूजिंग मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क। तो आंसर भी मैटर से स्टार्ट करना, सबसे पहले बोलना नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर। अच्छा, अगर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। गलती होने के चांसेस को बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब अगर किसी मैटर में कॉम्प्लेक्सिटी भी है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी है, तो बोलो हम डर गए, कुछ और दिखाओ। कुछ और दिखाओ यानी ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एविडेंस। ओ, अब मैनेजमेंट कहती है कुछ और नहीं है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमको मैनेजमेंट एक्सपर्ट का एग्रीमेंट ही दे दो। एग्रीमेंट में सबसे पहले आप 2 चीजें देखोगे, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क, एंड क्या एक्सपर्ट एम्प्लॉयड है या बाहर की पार्टी है। इससे क्या डिसाइड होगा? इससे डिसाइड होगा एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, ठीक है? इस तरह से आपके 6 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। सो विद दिस अवर एसए 500, ठीक है, अवर एसए 500 ऑडिट एविडेंस इज डन, डन। मोटा माटी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो यही है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम, कि उसको हम कैसे चेक करेंगे, वो 3 प्रोसीजर, और अल्टीमेटली हाउ द ऑब्जेक्टिविटी इज टू बी असेस्ड। ये एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं फॉर ICAI। सो अगर वीडियो में मजा आया तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल। एंड यस, हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।